नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। भव्य परेड में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट। देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और शानदार मार्च पास्ट का आयोजन। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शेष 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज शाम मस्कट में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफेनोस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सेमीफाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कर्नाटक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाले पहले लोगों में हलागल्ली का बेदा समुदाय भी शामिल था। बेदाज की ये क्रांति किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1857। हलागल्ली कर्नाटक में बागलकोट जिले के मुधोल तालुक में स्थित है। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारे भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश में इंदौर की ममता जैन। मेरा नाम ममता जैन है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आकाशवाणी पर इस अवसर पर प्रसारित कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक होते हैं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 31 जनवरी को पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान 2020 में श्रीनगर में आतंकरोधी अभियान में वीरता और साहस के लिए दिया गया है। उनकी पत्नी और पुत्र ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। 29 अगस्त 2020 को
3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली। एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की, बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गणतंत्र दिवस परेड समारोह आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। इनमें सेना से 6 और एक नौसेना और वायुसेना से संबद्ध था। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1 और नेशनल कैडेट कोर के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दस्ता शामिल था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया। 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है उत्तर प्रदेश की ये झांकी। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम के घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन। काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। राष्ट्र की जैव विविधता, गोवा की सांस्कृतिक धरोहर, कर्नाटका के परंपरागत हस्तशिल्प, मेघालय राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाब के योगदान को प्रदर्शित किया गया। Behind the tableau from Uttar Pradesh, the tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab during the freedom struggle. Paying homage to the gallant freedom fighters Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, as well as showing Jang-e-Azadi Memorial recently set up at Kartarpur. विभिन्न मंत्रालयों की झांकियों में जल जीवन मिशन, उड़ान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महर्षि अरबिंदो की 150वीं जयंती और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती शामिल थे। The Department of Drinking Water and Sanitation presenting its tableau on the theme Jal Jeevan Mission, Changing Lives. अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है, ज़मीन बर्फ से पिघलता पानी गहराइयों। वंदे मातरम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने राजपथ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। And here, लड़ाकू विमानों में राफाल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा ने राहत, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत सहित विभिन्न आकृतियां प्रस्तुत की। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में दिखाई दी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। Trishul formation comprising 3 Su-30 MKI aircraft which will fly past in Vic formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput. And now we have the Vijay formation. 1 Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL.
परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारों के साथ हुआ। दिल्ली पुलिस ने राजपथ और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। रक्षा मंत्रालय ने राजपथ पर मुख्य परेड के लिए कई नई गतिविधियों की परिकल्पना की थी। समाज के ऐसे वर्गों को परेड देखने का अवसर प्रदान करने के विशेष प्रबंध किए गए थे जो अक्सर परेड नहीं देख पाते थे। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों, निर्माण श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 73वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। उधर कर्नाटक में भी गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह बेंगलुरु में फील्ड मार्शल मानेक शॉ परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अरुणाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी ईटानगर में इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरे गुजरात में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में 73वां गणतंत्र दिवस कोविड के दिशा निर्देशों के पालन के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले के ऐतिहासिक सोमनाथ तट पर आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा के बीच मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर आयोजित शानदार मार्च पास्ट का मुख्य आकर्षण गुजरात जेल पुलिस प्लाटून, मरीन कमांडो प्लाटून और जूनागढ़ की महिला पुलिस प्लाटून रही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से विजेता और योग विशेषज्ञ दिव्यांग छात्रा अन्वी झांझरुकिया का इस अवसर पर सम्मान किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे प्रदेश में 73वां गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ने किया। परेड के बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। लोक कलाकारों ने लंगा शैली और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ भजन की प्रस्तुति दी। समारोह में डोप शो और घुड़सवारी शो भी हुआ। पुलिस और सेना के बैंडों ने शानदार स्वर लहरियां बिखेरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास और सचिवालय में ध्वजारोहण किया। ऋषि कुमार के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बीच भारतीय समुदाय के लोगों और उच्चायोग के अधिकारियों ने सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए समारोह में हिस्सा लिया। उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। भव्य परेड में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट। देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और शानदार मार्च पास्ट का आयोजन। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शेष 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज शाम मस्कत में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सित्सिपास में और इगा श्वांतेक सेमीफाइनल में पहुंचे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी। पार्टी राज्य विधानसभा की 117 सीटों में से 20 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसे मिलाकर पार्टी अभी तक 117 सीटों में से 109 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। नामांकन पत्र 3 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में 69 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। नए भारत के निर्माण में आप अपना कर्तव्य निभाइए। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए क्वार्टर की ETDS स्टेटमेंट फाइल करें 31 जनवरी 2022 तक और लेट फीस या जुर्माने से बचें। सभी टैक्स डिडक्टर्स रजिस्टर करें tdscpc.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। भारत और मध्य एशिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपनी तरह की ये पहली बैठक होगी। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से पता चलता है कि इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। उसके बाद से द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय मंचों पर इन देशों के साथ भारत का व्यापक आदान प्रदान हुआ है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 2,85,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,99,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 93.23% है। इस समय 22,23,000 से अधिक कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के GB पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया। ये कोरोना का अंतिम वेरिएंट है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ वेरिएंट आए और जो वेरिएंट भी आएंगे वो कितने घातक होंगे, इससे कम होंगे, कम ज्यादा होंगे, किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमारे देश में है, अगर उस तरह की रफ्तार पूरी दुनिया में हो तो हम इस बीमारी पे जल्दी काबू पा सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में मोर देन 90% लोगों को सिंगल डोज और मोर देन 60-65% लोगों को डबल डोज लग चुका है और अब तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग रहा है। तो इस तरह से अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार रही तो काफी आसान्वित है कि जल्दी ही हम कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं।
मस्कत में महिलाओं के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल बी के सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत का सामना ग्रुप की शीर्ष टीम दक्षिण कोरिया से होगा। इससे पहले कल भारत ने स्पेन और नीदरलैंड्स की मेजबानी में इस वर्ष होने वाले महिला हॉकी विश्व कप में भी जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में जापान का सामना चीन से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की शीर्ष 4 टीमें इस वर्ष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के मात्तेओ बेरेतिनी ने फ्रांस के गायल मॉफिस को 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 से हराकर पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कल बेरेतिनी का सामना स्पेन के राफेल नडाल से होगा। स्टेफानोस सित्सिपास भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला एकल सेमीफाइनल में कल एशले बार्टी का मैच मेडिसन कीज से और डैनियल कोलिंस का सामना इगा स्वियातेक से होगा। भारतीय रेल ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के विरोध के मद्देनजर केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और उनसे संबंधित पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया है। विभाग ने इस महीने की 14 और 15 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कहा है कि उसने राज्य के मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ितों को 3 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर 29 नवंबर 2018 को मामला दर्ज किया था। इसके अलावा दिल्ली की साकेत सत्र अदालत ने भी इस मामले की सुनवाई करने के बाद पीड़ितों को मुआवजा राशि देने की सिफारिश की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने के साथ ही इसे आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य के रूप में जाना जाने लगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ होती है, जिसे पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। 1950 में दिल्ली में इस दिन की शुरुआत भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा भारत गणराज्य के जन्म की घोषणा के साथ हुई थी। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद राष्ट्रपति ने एकत्रित विशाल जनसमूह को पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में संबोधित किया। आज हमारे लंबे और अनूठे इतिहास में पहली बार हम पाते हैं कि इस विशाल भूमि को एक साथ एक संविधान और एक संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है, जो यहाँ रहने वाले 32 करोड़ से अधिक पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। डॉक्टर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वे इस समारोह में 8 घोड़ों वाली शाही बग्घी में आए। रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। वे राजघाट भी गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रारंभिक वर्षों में
लाल किले, इरविन स्टेडियम और यहाँ तक कि रामलीला मैदान में विभिन्न स्थानों पर समारोह आयोजित किए जाते थे। लेकिन 1955 से सैन्य परेड शुरू होने के बाद समारोह को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया और तब से वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। 50 के दशक में हुए गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक। Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. Earlier, the President presented 4 Paramveer Chakras for gallantry during the Jammu and Kashmir operation. After the presentation ceremony, units of the armed forces, headed by heavy tanks, marched past the saluting base. The smart turnout of the officers and men and their socially bearing won repeated applause from the jubilant crowd. गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर आयोजित परेड में सेना के तीनों अंगों और सशस्त्र बलों की टुकड़ियां हिस्सा लेती हैं। राज्यों तथा मंत्रालयों की झांकियां भी यहां आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों का मन मोह लेती हैं। ये दुनिया की सबसे शानदार परेडों में से एक है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता को देखने के लिए दुनिया के कई हिस्सों से लोग विशेष रूप से इस दौरान भारत आते हैं। समारोह का समापन 29 जनवरी को नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड प्रस्तुति देते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद या शाम के समय बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। गंगटोक में गरज के साथ आंधी और ओले पड़ सकते हैं। दक्षिण में विशाखापत्तनम और बेंगलुरु में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। हैदराबाद में सुबह कोहरा छाया रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। भव्य परेड में वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट। देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और शानदार मार्च पास्ट का आयोजन। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शेष 6 उम्मीदवारों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज शाम मस्कत में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफेनॉस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सेमीफाइनल में पहुंचे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।